students, I welcome you all in the online classes of Growth Up Education Center. So today beta we are going to continue our chapter Respiration in Organisms, which is the chapter of class 7. Class 7 के chapter के already एक class हम लोग attend कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से respiration जो process है वो organisms में occur होता है. क्या reason है process occur होने का, तो हमने पढ़ा था कि जो energy का source है वो हमारे को respiration से ही मिलता है. जब हम फूड इनहेल करते हैं उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तब दोनों चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को लिबरेट करते हैं. अदर देन दैट हमने 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़े थे. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ये सारी चीज़ें हम अपने प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं. एक पूरा पार्ट इस चैप्टर का हमने कंप्लीट किया था. अगर आपने नहीं देखा आप वापस जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं. आज कुछ आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स देखेंगे इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इज द सेम थिंग, बट टुडे आई वांट टू क्लियर दैट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज लिबरेटेड. एक ऐसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जिससे फूड का ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करके बॉडी के लिए एनर्जी बनाई जाती है. बट जो ब्रीदिंग है बेटा ये प्रोसेस है द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर गैसेस पहुंच रही हैं और बॉडी से गैसेस बाहर आ रही हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम ब्रीदिंग कहते हैं. अब हमारा क्वेश्चन होगा कि कौन सी गैसेस हैं, कहाँ से ये गैसेस आती हैं. तो आप सबको पता है कि हमारे सराउंडिंग में बेटा प्रेजेंट है एयर. एंड व्हाट इज एयर? सो यू नो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. पढ़ा है हम सबने इस बात को, हम जानते हैं बात को. गैसेस में भी अगर पर्टिकुलरली नाम लिया जाए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अदर देन दैट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और भी बहुत सारी गैसेस है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है. बट हमारा जो काम है अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो सिर्फ 2 गैसेस हैं जो बेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट गैस इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड गैस इज बेटा कार्बन डाइऑक्साइड. सिर्फ इन दोनों के बारे में ही हमको आज बात करनी है. तो प्रोसेस क्या होता है कि जिस टाइम पे हम इनहेल करें, ब्रीदिंग के 2 स्टेप्स होंगे, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप इसका रहेगा बेटा इनहेलेशन एंड सेकेंड स्टेप बेटा जो यहाँ पे रहेगा ये रहेगा एक्सहेलेशन. ठीक, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप में होता है क्या? इनहेल करने का मतलब टेकिंग इन. यहाँ पे इनहेल का मतलब बेटा टेकिंग इन. नाउ द क्वेश्चन इज क्या हमको टेकिंग इन करना है, क्या हमारी बॉडी के अंदर जाता है? बस 2 ऑप्शंस है बेटा. तो हम सबको पता है कि हम सब ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन. और इसी के जस्ट ऑपोजिट होगा हमारा एक्सहेलेशन. ये क्या है? रिलीजिंग ऑफ. क्या बचा बेटा हमारे पास? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 गैसेस थी, ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस विच अकर इन 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन, second step is exhalation. In the process of inhalation the process of taking in of oxygen takes place and during exhalation the releasing of carbon dioxide takes place. तो ये 2 स्टेप से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है बेटा वो कंप्लीट होता है. नाउ एक टर्म और आता है यहाँ पे हमारे पास, ब्रीदिंग रेट. व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? तो द नंबर ऑफ ब्रीदिंग अकर इन अ मिनट. 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं, कितनी बार हमने इनहेल किया, फिर से एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया. एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन बना के एक ब्रीथ बनता है हमारा. और कितनी बार हम ब्रीथ कर रहे हैं 1 मिनट पे, इससे बेटा बनता है ब्रीदिंग रेट. अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो अराउंड 15 to 18 टाइम्स पर मिनट ब्रीदिंग होता है. बट जैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है, या हम कह सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो ब्रीदिंग रेट भी साथ साथ बेटा इंक्रीज हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि कब ये कंडीशन आती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो गया? तो दैट कंडीशन इज ऑब्वियसली ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज. अभी अगर आप बहुत तेज भागेंगे या आप एक्सरसाइज कर लेंगे
वॉक करेंगे, रन करेंगे, तो उस टाइम पे आपका जो बॉडी है वो ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रहा है और उसके बदले में उसको कवर अप करने के लिए पीछे से भी दोबारा ज़्यादा एनर्जी बॉडी को चाहिए। एंड वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में जाएगा, तभी वो ज़्यादा एनर्जी को बना पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है, ऐसी कंडीशन में ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है जो हमारे सामने लिखे हुए हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, okay, the taking in of air rich in oxygen is called inhalation and giving out CO2 rich air is called exhalation। जब हम ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर ले रहे हैं वो इनहेलेशन कहलाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो एक्सहेलेशन कहलाता है। हिंदी बात करें, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना श्वास लेना तथा CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ना श्वास छोड़ना कहलाता है। ठीक है, पॉइंट हमको क्लियर है कि ब्रीदिंग जो है या जो श्वास है दो प्रोसेस से मिलके बनी हुई है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में एक इंसान कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, इससे उसका क्या बनता है, ब्रीदिंग रेट बनता है। एक व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे श्वास दर कहते हैं, वही उसका ब्रीदिंग रेट रहता है। नॉर्मल ब्रीदिंग एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बेटा कितनी होगी, अगर वो रेस्ट स्टेज पे तो इट इज अराउंड 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज है, हमारे वर्कलोड ज़्यादा है, हम ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए भी है और उस टाइम पे वो एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी में ज़्यादा होती है। विश्राम के समय वयस्क मनुष्य की समान श्वास लगभग 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन ये शरीर की O2 की आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है, विच इज वेरी क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्या पॉइंट हमसे कह रहा है, व्हेनेवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। बताया मैंने आपको कि अगर आप थोड़ी देर रनिंग कर लेंगे, थोड़ा वॉक कर लेंगे, खेल लेंगे, आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। नॉर्मल से आप बैठे हुए हैं तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी आपकी बॉडी में क्या है, कम है। बट जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एनर्जी भी बॉडी को ज़्यादा चाहिए है और उस केस में फिर ब्रीदिंग रेट क्या होगा बेटा, ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज। जब भी किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो सांस लेने की दर बढ़ जाती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि ब्रीदिंग क्या है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है ये चीज़ हमने समझ लिया, ब्रीदिंग क्या है ये चीज़ हमने समझ ली। नाउ द क्वेश्चन इज कि ह्यूमन बींग्स में पूरा प्रोसेस होता किस तरीके से। तो जब भी हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खा के डाइजेस्ट करके एक्सक्रीशन करने तक आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये सारे सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ताकि सारे अलग अलग फंक्शंस बॉडी परफॉर्म कर पाए। सिमिलरली जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन के लिए भी बॉडी में कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम जो प्रेजेंट है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन प्रणाली, जिससे पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब क्योंकि दिस इज अ सिस्टम और सिस्टम तब बनता है बेटा जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइंड होते हैं। जैसे आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आप जानते हो उसमें आपका बगल कैविटी कंबाइंड होता है, फेरिक्स कंबाइंड होता है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलते हैं तब जाके एक सिस्टम बन पाता है। सिमिलरली यहाँ जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे जहाँ पे कंबाइंड होंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाएंगे। देखते हैं क्या पॉइंट कह रहा है हमारे पास। इन ह्यूमंस सेवरल ऑर्गन्स टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग क्या कह रहा है, These different organs together form the respiratory system, कि ये जो अलग अलग ऑर्गन रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं यही ऑर्गन्स ग्रुपिंग बनाएंगे और ग्रुप बना के रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। मानव में श्वसन की प्रक्रिया में कई अंग भाग लेते हैं, ये विभिन्न अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से पार्ट्स हैं।
जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट्स टेक अ लुक, दीज आर द पार्ट्स। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको साथ में ही बताती जाऊंगी। सबसे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज नॉस्ट्रल्स। नंबर 1, नॉस्ट्रल्स की अगर हम बात करें तो जो नोज है बेटा हमारी, इस नोज के भी टिप पे 2 होल्स प्रेजेंट है। ये जो 2 होल्स हैं, these 2 holes or these 2 pores which are present at the tip of the nose are called nostrils। क्लियर है? ये आपको दिख रहा है, नोज है एक, यहाँ नीचे साइड पे होल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं होल्स को बेटा क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट क्लियर आई गेस कि नॉस्ट्रल्स क्या है। नॉस्ट्रल्स आर द ओपनिंग्स और पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज। नाक के टिप पे जो 2 पोर्स प्रेजेंट है, इन्हीं को नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, नॉस्ट्रल करते क्या है? तो जो ब्रीदिंग का काम है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। व्हाट आर रेस्पिरेटरी गैसेस? 2 रेस्पिरेटरी गैसेस आर देयर। नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन, नंबर सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो रेस्पिरेटरी गैसेस को इनहेल करने का काम, एक्सहेल करने का काम, ये काम इन्हीं नॉस्ट्रल्स का होता है। यही पोर्स है, यही ओपनिंग्स है जहां से ब्रीदिंग अकर होती है। एम आई क्लियर? सांस लेने की प्रक्रिया में यही है जो हेल्प करते हैं। सेकेंड पार्ट बेटा हमारा कौन सा? दिस इज नेजल कैविटी और पैसेज। ये जो पूरा पैसेज है नॉस्ट्रल्स के बाद, जिसको हम नोज कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पर अंदर ही पूरा एक कैविटी बनी हुई है, एक पैसेज बना हुआ है। दिस पैसेज इज कॉल्ड नेजल कैविटी और नेजल पैसेज। इसका क्या काम है? ये क्यों जरूरी है? तो यहाँ के बारे में हमको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है बेटा कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट हेयर। ठीक, छोटे छोटे से हेयर्स जो हैं वो नेजल कैविटी में या इस पैसेज में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? क्या जरूरत है इन हेयर के प्रेजेंट होने की? तो जरूरत ये है कि हम सबको पता है कि जो हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, दैट एयर इज नॉट प्योर। वो एयर अच्छी नहीं है, वो एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, बहुत सारा डस्ट प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जर्म्स प्रेजेंट है। तो दैट एयर इज नॉट प्योर और दैट एयर इज नॉट गुड फॉर ब्रीदिंग और फॉर आवर हेल्थ। तो इस रीजन से क्या होता है कि जब हम एयर ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन तो बेटा हमारी बॉडी में गया, दैट इज वेरी गुड, वो हमको चाहिए था। बट ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डर्ट, डस्ट, जर्म्स, ये सब भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। बट हमारी बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है उससे बचने का। तो ये जो हेयर है, ये इन सारी चीज़ों को नेजल कैविटी में ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर ना पहुंचे। क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे तो दीज आर फॉरेन पार्टिकल्स फॉर आवर बॉडी एंड इन दैट केस हमारी बॉडी में क्या होगा? बीमारियां जो है वो अगर होंगी, सेवरल पैथोजेंस होते हैं, कोई बैक्टीरिया है वो आपको बुखार कर सकता है, कोई वायरस है वो आपको कोल्ड अगर करवा सकता है। तो ये सारे आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना करें। डर्ट एंड डस्ट है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इसके हेयर क्या करते हैं? सारी इम्प्योरिटीज को यहीं पे ट्रैप कर लेते हैं। इम्प्योरिटीज को बेटा क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं और इसको बॉडी के अंदर एंटर होने नहीं देते। ठीक है, बात भी हम समझ गए। सेकेंड, दिस इज विंड पाइप और ट्रैकिया। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मल सा पाइप है जो नोज के बाद प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें बने हुए होते हैं और एयर इसी के थ्रू पास होते हुए जाती है। फिर ये ट्रैकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कुछ इस तरीके से, विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये आपका ब्रोंकाई हो गया। और ब्रोंकाई एंटर करते हैं बेटा दोनों साइड लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद ये और भी सब डिवाइडेड हो जाते हैं, और भी ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर इनका हो जाता है। मैं डायग्राम में भी आपको चीज़ें दिखाऊंगी, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिवीजन हो रहा है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सब डिवीजन और हो गया ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। ब्रोंक्यूल्स के भी एंड में बेटा प्रेजेंट होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या कहते हैं बेटा हम इस स्ट्रक्चर को? स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। और जितनी भी एयर है वो लास्ट में इसी एल्वियोलाई में जाके मिक्स होती है इन द ब्लड। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे अगर आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा है, कि सारा न्यूट्रिशन जो होता है वो एट दी एंड विलाई के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब न्यूट्रिशन वहाँ पे प्रेजेंट है। हमने आपको क्या बताया स्टार्टिंग से कि जब उस फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तब एनर्जी
मिलेगी। तो फूड कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। करना क्या, उसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करना है। तो ये ऑक्सीजन को एट द एंड ब्लड में मिलना पड़ेगा। तो ये जो एल्वियोलाई है इन्हीं के अंदर बेटा ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ब्लड होता है और यहाँ पे जाके क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कंबाइन हो सकता है, जहाँ पे उसको फूड मिलेगा और फिर फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या करेंगे बेटा, तो दोनों मिलके यहाँ पे एनर्जी को लिबरेट करेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे एक बार मेरे साथ। नेजल नॉस्ट्रल सबसे पहले मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से हम ब्रीथ कर रहे हैं सारा कुछ। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट नेजल पैसेज, जो पूरी एक कैविटी है जहाँ पे हेयर प्रेजेंट है छोटे छोटे, जो कि डर्ट, डस्ट, जर्म्स, बैक्टीरिया सबसे प्रोटेक्ट करते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करें। एपिग्लॉटिस जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ओपन और क्लोज होता है जिस टाइम पे हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे, क्योंकि कॉमन ही पैसेज है। फेरिक्स की अगर बात की जाए, फेरिक्स जो एक पैसेज होता है बेटा, दिस इज कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज किसके लिए बेटा ये कॉमन पैसेज है, दिस इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये दोनों ही चीजें सी फेरिक्स से बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। तो उस टाइम पे कि फेरिक्स से कोई चीज वहां पे ना चली जाए, आपके फूड वाली विंड पाइप पे ना आ जाए, तो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस खुद को क्या कर लेता है बेटा, क्लोज कर लेता है, ताकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये आपको फेरिक्स दिख रहा है, यहाँ पे दोनों चीजों की ओपनिंग है, इधर यहाँ पे ये पीछे यहीं से फूड पाइप भी जा रहा होता है। तो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस खुद को क्लोज कर लेता है जब आप खाना खा रहे हैं, ताकि जो फूड है वो यहाँ पीछे से होता हुआ फूड पाइप में ही जाए, क्योंकि अगर विंड पाइप में फूड आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस सकता है, जिसकी वजह से कई बार अगर आपको बोला जाता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त आप बात मत करिए, नहीं तो कई बार आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है, आपका खाना फंसना शुरू हो जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ से सब चीजें कॉमन चल रही हैं। अगर ये फ्लैप ओपन हो गया तो खाना आपका फूड पाइप में जाने की जगह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो दैट इज नॉट गुड। तो एपिग्लॉटिस का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो टाइम टू टाइम जब हम फूड ईट कर रहे हैं वो बंद हो जाता है, जब एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो वो ओपन हो जाता है, एयर को पैसेज प्रोवाइड करता है। लैरिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लैरिक्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। लैरिक्स को हम कहते हैं बेटा वॉइस बॉक्स। अब आप इसका नाम समझ गए होंगे तो काम भी समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस वॉइस। जो हमारी आवाज है वो लैरिक्स के थ्रू ही आती है। ट्रैकिया, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ पाइप through which air passes। ठीक, आफ्टर दैट ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू सेपरेट ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया है, इसके बाद ये ब्रोंकाई में, और आप यहाँ देख सकते हैं और भी माइन्यूट ब्रांचेस बनी हैं। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ओके, एंड अदर देन दैट लंग्स प्रेजेंट है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, अब लंग इज ऑल्सो अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स है, और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ लंग्स को भी बेटा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं कि हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत डेलिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, विच इज नोन एज प्लूरा। तब आपको दिख रहा है प्लूरा कैविटी बनी हुई है, इसके ऊपर प्लूरा नाम की कवरिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये कुछ बातें थी। इसके अलावा जो मैंने आपको एल्वेलाई वाला बताया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोंकाई जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एल्वेलाई। आपको दिख रहे हैं 3 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस तरीके के ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई प्रेजेंट होता है, और इन एल्वेलाई में प्रेजेंट होती है बेटा ब्लड कैपिलरीज। दिख रहा है आपको, पल्मोनरी आर्ट्रियोल बनी हुई है, वेन्यूल बनी हुई है, और आर्ट्रियोल वेन्यूल के बीच में ही कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो उनको कनेक्ट करती है। आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज का होता है। तो यहाँ से आर्टरीज की तरफ से आर्ट्रियोल आ रहे हैं, वेन्स की तरफ से वेन्यूल्स आ रहे हैं, और बीच में यहाँ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, और यहीं पे होता है बेटा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो पार्ट्स की अगर हम बात करेंगे, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है, नेजल कैविटी प्रेजेंट है, ट्रैकिया प्रेजेंट है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, लैरिक्स प्रेजेंट है, ब्रोंकाई प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है, एंड लंग्स प्रेजेंट हैं। सारे पार्ट्स के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तो फिर आप इन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम ये होता है, इसको देखेंगे।
ठीक, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो एयर है उससे जो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन आप जानते होंगे आई होप। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ molecules or substances from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है बेटा वो कम है, तो हमारे को क्या करना है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है उससे हमें ऑक्सीजन इनहेल कर लेना है। ये जो प्रोसेस है कि जहाँ पे कम था ज्यादा से उसको मिल जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है। तो एयर एंटर्स आवर बॉडी किस पार्ट के थ्रू जाती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है भी आपको मैंने क्लियर किया, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद विंड पाइप है जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीज के नाम है। आफ्टर दैट इट गोज टू ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई के बाद इसको जो ईच लंग के अंदर ब्रोंक्यूल्स जा रहे हैं उसके अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट है, वहां तक ये पहुंचती है। तो एक पैसेज है हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा थोड़ा और चीजों को समझने में। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद इट रीचेस इन द nasal cavity, after that into the trachea, after that bronchi, then bronchioles, and then alveoli। और ये बात भी हमको समझनी है कि ये जो दो पार्ट्स है बेटा ये लंग्स के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसके बाद अगर लंग्स लिखा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्या पार्ट देखे आपने, नॉस्ट्रल से एंटर करेगी एयर, नॉस्ट्रल से जाएगी नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी में जो भी डर्ट डस्ट वगैरह है वो सब वहीं पे एयर में ट्रैप हो जाएगा। आफ्टर दैट इट रीचेस टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया ये जो पाइप है ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा विच इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंटर करेगी इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर के जो सब डिवीजन है ब्रोंकाई के दैट आर ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। तो कुछ इस तरीके का पाथवे फॉलो करते हुए एयर हमारी बॉडी के अंदर बेटा एंटर करती है या ब्रीदिंग का प्रोसेस इस तरीके से होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो हमने डिफ्यूजन की बात की कि मूवमेंट होता है गैसेस का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये किस तरीके से होता है इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। तो एक और बेटा स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे सबसे पहले, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम। ये आप नीचे देख रहे हैं फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम। अगर डायफ्राम के बारे में बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के नीचे ही, और इसी के मूवमेंट के बेसिस पे हमारी बॉडी में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टाइम टू टाइम अकर होता है। चलिए देखते हैं इनहेलेशन में क्या होगा और एक्सहेलेशन में क्या होगा। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, रिब्स जो ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, रिब्स के अंदर या रिब केज के अंदर ही हमारा लंग्स और हमारा हार्ट दोनों चीजें प्रोटेक्टेड रहते हैं। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स और रिब्स, एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर है रिब्स का, और उसी के अंदर हमारा दिल, हमारे लंग्स, ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड वहां पे पाई जाती हैं। तो जिस टाइम पे इनहेलेशन हमको करना है रिब्स आउटवर्ड मूव करेंगे, डायफ्राम मूव्स डाउन, और डायफ्राम किस तरह मूव करेगा, डाउन साइड पे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा डायफ्राम। और जब ये चीजें होंगी, एक लंग्स था इस तरीके, सपोज आप लंग्स है और लंग्स के बाद जो कवरिंग जिसको उसको पकड़ रखा है उसने उसको छोड़ के वो कवरिंग बाहर चली गई, जो डायग्राम में से ऊपर हो रखा था उसने भी खुद को पीछे कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि लंग्स के अंदर जो स्पेस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर लंग्स अभी तक इतना छोटा था तो अभी थोड़ा बड़ा होकर इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ स्पेस बढ़ा और जो गैसेस हैं वो यहाँ पे क्या है बेटा, कम है, तो उस केस में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर होगा कि यहाँ पे गैसेस कम है तो जो सराउंडिंग में गैसेस ज्यादा है वहां से गैसेस इनवर्डली मूव करेंगी और इनवर्डली मूव करके उस खाली जगह को फिल कर देगी। यही चीज हमारे सामने, रिब्स मूव अप एंड डाउनवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, इट्स मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। क्योंकि इतनी ज्यादा जगह हो गई है, ड्रिप्स ने बाहर चले गए हैं, डायफ्राम नीचे हो गया, लंग्स पूरा फुल अपने फॉर्म में आ गया है, फुल पे कैविटी हो गई है, खाली जगह हो गई है, दैट टू
ब्लैंक स्पेस हो गया है, तो इन दैट केस होगा क्या कि एयर अंदर की तरफ मूव करेगी। हिंदी में भी देख लेते हैं, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। इसकी गति से हमारी छाती की गुहा में जगह बढ़ जाती है और जब जगह बढ़ जाती है तो हवा फेफड़ों में चली जाती है। क्लियर होगी। अब इसका जस्ट ऑपोजिट चीज होगी बेटा एक्सेलेशन टाइप पे। अभी जो रिब्स अप साइड गई थी, जिन्होंने लंग्स को छोड़ दिया था, अब वो वापस डाउन आएंगी, लंग्स को दोबारा से लॉक करने की कोशिश करेंगी, इनवर्ट आ गई। अब वो डायग्राम जो अभी नीचे आ गया था दोबारा से मूव अप करेगा। अभी भी कुछ इस तरीके का हो गया था तो लंग्स को खूब जगह मिल रही थी, बट अब इसने क्या किया, खुद को अपवर्ड्स की तरफ मूव किया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई, सब अपनी पोजीशन पे वापस आ गए। और जब ये सब पोजीशन पे वापस आए तो इन दैट केस लंग्स के अंदर दोबारा से जगह क्या हो गई, कम होगी। और एयर अभी वहाँ पे क्या है बेटा, अभी भी एयर ज्यादा प्रेजेंट है। तो जब जगह कम पड़ गई तो ज्यादा एयर के लिए वहाँ पे जगह नहीं बची, तो इन दैट केस ये जो एयर है लंग से बाहर आएगी और इस केस में एक्सलेशन का प्रोसेस जो कंप्लीट होगा। नाउ एक और चीज जो हमको याद रखनी है, आप समझ गए होंगे, पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर चलती है जबकि डायग्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ डिसीजेस की जो रिलेटेड है विद द रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन को या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो डिसीजेस हार्म कर सकती हैं। और क्या डिसीजेस है, क्या उसके कॉजेज है। सबसे पहली चीज अगर हम बात कर ले स्मोकिंग की, सबको पता अबाउट सिगरेट्स है ना, तो स्मोकिंग वगैरह अगर कोई कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसके लंग्स तक वो सारा पॉइजनस चीजें पहुंच रही है। तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, स्मोकिंग से पहली चीज तो लंग्स डैमेज हो जाएंगे। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी बीमारी जिसका हमने नाम सुना है बेटा, कैंसर, ये चीज अगर हो सकती है। तो स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कैंसर का कारण भी बनता है। दूसरी चीज देखिए, एक और चीज लिखिए, when we inhale unwanted particles like smoke, dust, pollen etc. present in air gets trapped by hair of nasal cavity। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बेटा एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारी नेजल कैविटी में माइन्यूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारे इनहेलेशन में ऑक्सीजन के साथ साथ ये सब जो चीजें अनवांटेड पार्टिकल जैसे कि स्मोक है, अगर आप कहीं धुएं में खड़े हुए, डस्ट है, एवरीवेयर प्रेजेंट होती है। पॉलेंस क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी इन्हीं हेयर में और हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद अवांछित कण जैसे धुआं, धूल, परागकण आदि नाक के बालों में फंस जाते हैं। तो हमें नॉस्ट्रल्स के जो हेयर है, नेजल कैविटी के जो हेयर है, इनके बारे में भी हमको ध्यान रखना है कि दीज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस। अब कुछ बेटा प्रोसेस है जो बता रहे हैं कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग होती है। तो हाँ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, या जब हम ब्रीथ करते हैं बेटा तो वाटर वेपर जो है वो हमारे ब्रीदिंग के साथ आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ शो किए गए हैं। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको यहाँ दिख रहा होगा जो बताया गया है कि हमको बीकर लेना है, बीकर के अंदर वाटर फिल करना है। वाटर फिल करने के बाद हमको उसको कॉर्क से एकदम क्लोज कर देना। कॉर्क से क्लोज करने से बेटा क्या फायदा होता है कि कोई भी एयर कैविटी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी पैसेज की जगह कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। कॉर्क एक तरीके से उस आपकी ट्यूब को एकदम सील कर देगा। और इसमें क्या करना है, हमको 2 पाइप्स जो है वो यहाँ पे एंटर करने। होगा क्या, जब हम जिस टाइम पे उस पे ब्लो करेंगे एयर को, एयर हम उस पे अंदर डालेंगे तो यहाँ पे बबल्स अराइज होंगे, ठीक है ना। और बबल्स अराइज होने की वजह से हमको समझ में आएगा कि जब हम ब्रीद करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि कोई और जगह नहीं है यहाँ पे आने की, सिर्फ यही एक पैसेज है जिससे कि काम हो पाएगा। दूसरी बात क्या करें, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था जो बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट हमको बता रहा है, एक्सेल्ड एयर कंटेन्स वाटर वेपर। ये ठंडियों के मौसम में हर कोई करता है, इसके बारे में आप लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्या चीज होती है इसमें कि अगर आप ठंड के मौसम में हैं, आपके सामने कोई मिरर है, आप उसमें अपने माउथ से अगर एयर को प्रेशराइज करेंगे, जिस तरीके से बच्ची कर रही है माउथ ओपन करके एयर को वहाँ पे करी, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से वाटर वेपर्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें हमको बताता है
ये एक्सपेरिमेंट्स, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमको बता रहा है, क्या समझा रहा है कि जब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सेल हो रहा है, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा है कि जब एक्सेल्ड एयर होती है उसमें वाटर वेपर भी साथ में प्रेजेंट होता है। और ये दोनों ही चीजें हमको अपने सामने दिख रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे करके भी देख सकते हैं। ये बात हो गई हमारी बॉडी की कि हमारी बॉडी में ब्रीथ करने के कौन से ऑर्गन्स हैं, हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, क्या क्या चीजें बेटा जो हमारी बॉडी में होती है, जो कि आप समझ चुके हैं। अब हम बात कर ले कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके ब्रीदिंग प्रोसेस की, वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस है जो अकर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले अपने ही जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो कि क्वाइट लार्ज ऑर्गेनिजम्स है, लाइक एलिफेंट्स की बात कर ले, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, इन सब के पास ब्रीथ करने के लिए जैसे हमारे पास लंग्स प्रेजेंट था, इनके पास भी लंग्स प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो ब्रीदिंग का प्रोसेस रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर रहेगा जिस तरीके का वो हमारी बॉडी में था। जैसे हम ब्रीथ करते हैं कि नॉस्ट्रल्स होती है, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी में एयर जाती है, आफ्टर दैट ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, पूरा पैसेज क्लियर करते हुए वो कहाँ पहुंचती है, इन द लंग्स। लंग्स इज द मेन ऑर्गन। अभी हम कह सकते हैं कि लंग्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन था फॉर दिस प्रोसेस। तो सिमिलरली इन सारे ऑर्गेनिजम्स में भी सेम चीज अप्लाई होती है कि लंग्स इज द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कुछ इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें लाइक कॉकरोचेस की बात कर ले, तो इनकी बॉडी में स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं उनके बॉडी के साइड्स में। इनके पास ब्रीथ करने के लिए हमारी तरह नॉस्ट्रल्स नहीं है, लंग्स नहीं है, इनकी बॉडी के साइड्स में क्या होता है, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हीं ओपनिंग्स के थ्रू ये क्या करते हैं बेटा, एयर को इनहेल करते हैं या फिर एयर को एक्सहेल करते हैं। ये ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, तो दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरकल्स। जिस तरीके से हमारी बॉडी में नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, सिमिलर जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, विच इज कॉल्ड ट्रैकिया, और ट्रैकिया से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है। अच्छा, जब लंग से रेस्पायर कर रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा, लंग्स है। और सिमिलरली जब यहाँ पे ट्रैकिया मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। देख सकते हैं कॉकरोच के शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अन्य कीड़ों में भी ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। छिद्रों को श्वास रंध्र कहा जाता है। कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नालिकाओं का एक एक नेटवर्क होता है जिसे श्वास नली कहा जाता है। इस प्रकार से श्वसन की श्वसनली श्वसन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ट्रैकिया के थ्रू इंसेक्ट्स में अकर होता है। कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि अर्थवर्म की बात कर लेते हैं। सबने देखा होगा अर्थवर्म, जब रेनी सीजन होता है तो बहुत ज्यादा सॉइल पे हमको ये अर्थवर्म या जिनको हम केचुए कहते हैं देखने के लिए मिलते हैं। अर्थवर्म की स्पेशल बात ये है कि ये स्किन से ही ब्रीथ कर लेता है। इसके जो स्किन है, इसी में जो पोर्स प्रेजेंट है, इसी के थ्रू ब्रीथ कर लेता है। इसके पास ना कोई स्पाइरकल्स है, ना कोई नॉस्ट्रल्स है। स्किन इज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, स्किन इज द ब्रीदिंग ऑर्गन। और इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्किन होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, और क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थवर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स में चीज हमको देखने के लिए मिलती है। नाउ कमिंग टू द एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर में रहते हैं। हम सब जानते हैं फिशेस के बारे में। एक्वेटिक एनिमल्स अब क्या नहीं कर सकते बेटा, लंग से रेस्पायर नहीं कर सकते हैं। तो जब वो लंग से रेस्पायर नहीं कर सकते हैं तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एंड दैट स्पेशल ऑर्गन इज कॉल्ड गिल्स। गिल्स के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, और जो भी वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को ये इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्किन से पता चला, आपको गिल से पता चला, स्पाइरकल से पता चला, साथ साथ आपको लंग्स का जो हमारा है वो भी आप समझ गए। प्लांट्स के बारे में बेटा अगर बात करें कि क्या प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, तो यस, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। देयर आर टू पार्ट्स व्हिच हेल्प देम टू ब्रीथ। फर्स्ट पार्ट विच यू वर ऑलरेडी अवेयर आई गेस, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो जो लीव्स होती हैं, जो बेटा लीव्स होती है, लीव्स के लोअर सरफेस पे कुछ इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे। ये खाली जो जगहें हैं बीच बीच में, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और इन्हीं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल किया जाता है। ऑपोजिट होता है उनके में, आप लोग को पता होगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ये एक अलग चीज यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। साथ में प्लांट क्योंकि इतना बड़ा होता है, उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो रूट्स जो कि बहुत दूर है लीव से, ये लीव्स पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती अपनी एयर की रिक्वायरमेंट के लिए, तो रूट्स अपने लिए खुद से रेस्पायर करती है। तो जहाँ ये सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, उन सॉइल के बीच बीच में जो एयर ट्रैप होती है, आप देख रहे हैं मिट्टी ये जो है, सॉइल जो है दूर दूर है, बीच में एयर ट्रैप होती है। तो इसी एयर से क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो स्टोमेटा भी हेल्प करते हैं, रूट्स भी हेल्प करते हैं, सभी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंसेस मैंने ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ाए हुए हैं। कुछ सिमिलैरिटीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिफरेंसेस एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, वो ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं, तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। सिमिलैरिटीज क्या है, एरोबिक एनरोबिक आप समझें कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, दोनों अलग अलग केसेस हैं जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलैरिटीज क्या है दोनों में, जब एरोबिक की बात की जाती है तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स का। मैंने आपको यही प्रोसेस बताया कि जो फूड होगा उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा और फिर ये एनर्जी को लिबरेट करेगा। साथ में और भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे मेन एनर्जी की बात हो रही इस पॉइंट पे। और यही सेम चीज एनरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है कि फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एनर्जी को लिबरेट करता है। सेकेंड थिंग, इट यील्ड्स बाय प्रोडक्ट्स। दोनों में ही बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ बाय प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो CO2 है आपका, वाटर है आपका, ये सारी चीजें फॉर्म होती है और ये दोनों ही केसेस में फॉर्म होती हैं। दोनों ही केसेस में सेल में ही रेस्पिरेशन होता है, ये सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम बात करें एनरोबिक रेस्पिरेशन की तो इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। बट दोनों जो प्रोसेस हैं सेल के अंदर ही कंप्लीट होते हैं, इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस आपके रहते हैं। फोर्थ थिंग जो दोनों की सिमिलैरिटी है, जिस मकसद से काम कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो चाहे एरोबिक की बात कर ले या फिर एनरोबिक की बात कर ले, दोनों में ही क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। तो आप देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी इज रिलीज एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी इज रिलीज। तो ये थी कुछ सिमिलैरिटीज, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे साथ। डिफरेंसेस क्या है, जैसे कि एरोबिक में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बट एनरोबिक में सेम चीज होती है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीटली वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर खुद को ब्रेक डाउन करता है, बट एनरोबिक में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे कि बाय प्रोडक्ट्स क्या आती थी, एनर्जी तो मिलेगी, साथ साथ CO2 एंड H2 जो मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एनरोबिक में CO2 रहता है, बट यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आता है विच इज कॉल्ड इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। और ये प्रोडक्ट आपको पता भी होगा कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जो एल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें इसको यूज भी किया जाता है। एनर्जी जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ज़्यादा रिलीज होती है एंड एनरोबिक में एनर्जी कम रिलीज होती है। जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं, सब कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया है, यीस्ट है, ये सारे क्या करते हैं बेटा, एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। रिएक्शन क्या रहती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन ने कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को बनाया। यहाँ पे ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के बिना, क्योंकि एनरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल अमाउंट में एनर्जी को बनाया। ये मैंने भी आपको बताया कि कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, जो कॉमन स्टेप्स होते हैं जैसे कि आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होगी, पर मेन जो साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल, EDC, ये सारी चीजें आपका कंप्लीट होगी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा। अब ये दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट्स अगर है तो आपके क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, और हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने वाले हो सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।